जय हिंद एवरीवन। मैं सालों स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि हमारा 50 तक आर्टिकल हो गया था। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे 51 आर्टिकल, यानी कि 91 आर्टिकल से। तो क्लास को शुरू करने से पहले, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो डायरेक्ट जो आर्टिकल्स दिए हैं उससे डीप में भी बातें कुछ बताई जाएंगी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा आपके सभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपकी यूपी भी आ गई है, और ये क्लास जो फुल डेडिकेटेड है यूपीएसआई के लिए। और इसके अलावा आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो इसके लिए है भी। और एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो आप सभी लोग का एग्ज़ाम मतलब लगभग सभी है। एनटीपीसी है, यूपीएसआई है, यूपी है, और जीडी का भी एग्ज़ाम है। एसएससी ने अभी कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम हैं पास में ही। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या है कि पहले बेसिक बातों को समझ लेते हैं। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, कितने आर्टिकल हैं? तो जो वर्तमान समय में है वो है 470 प्लस, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 395। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मतलब बनते हैं कि वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो जैसे ABCD करके ऐड किया गया है, बट कई बार मतलब पॉइंट मतलब जो ऑप्शन होते हैं इस हिसाब से दिए रहते हैं कि वर्तमान में या फिर मूल रूप से। अगर मूल रूप से पूछेगा आपसे तो 345, या फिर वर्तमान समय में पूछा जाएगा तो 470 प्लस। ठीक है, आर्टिकल होते हैं। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुसूची कितनी होती है? अनुसूची तो वो है इस समय 12। ठीक है, भाग कितने हैं? तो भाग आपके 25 हैं। ठीक है, और कहीं इससे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, कहीं 25 या फिर 22 देखने को मिलता है। ठीक है, ओके जी, ये बेसिक बातें रही। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, यानी कि हमारा जो आर्टिकल आज 51 से स्टार्ट होगा, इसमें क्या बातें कही गई हैं, मुख्य बातें क्या हैं, उसको सीखते हैं। ओके जी। आर्टिकल 51 यानी कि 91 आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शांति, जैसे हमारे जो युद्ध होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जैसे किसी दूसरे देश के साथ, तो ये सारे प्रावधान हमारे आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। ओके जी। नेक्स्ट है हमारा 51 का इसमें क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है, उसके मतलब बारे में दिया गया है। ठीक है, और एक जो सबसे ज़्यादा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो है आर्टिकल 52, यानी कि 52 आर्टिकल। इसमें क्या है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो भारत देश है इसमें एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इनका जो पद है वो कभी भी खाली नहीं होता है, यानी कि अगर ये अपना इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो ये उनके स्पेस पे, उनके जगह पे उपराष्ट्रपति जी आ जाते हैं। ठीक है, तो 52 आर्टिकल में 52 आर्टिकल में क्या गया है? भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53 यानी कि 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें नहीं होती, यानी कि जो हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट होते हैं उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54। जो आर्टिकल 54 है यानी कि 54 है, इसमें प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन से संबंधित जो बातें हैं उनको कहा गया है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जैसे सदस्यों के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा
दिल्ली एवं पांडिचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा ये जो पांडिचेरी और दिल्ली को लिया गया है, ये कब आया तो 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 में इसको लाया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग लेंगे। ठीक है, भाग लेने का अधिकार है पांडिचेरी, और इनको एक विशेष रूप में दर्जा दिया गया है दिल्ली और पांडिचेरी को। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए एंड 50 अनुमोदक होने चाहिए। जबकि इसके पहले यानी कि 1957 से पहले ये जो प्रस्तावक एवं अनुमोदक हैं इनकी संख्या 10-10 होती थी, और जबकि वर्तमान समय में इनकी संख्या 50-50 को रखी गई है। ठीक है, और जब ये जैसे कि इनका जो निर्वाचन होता है तो इसके लिए कुछ जमानत राशि को जमा करना पड़ता है, तो वो राशि वर्तमान समय में 15,000 है, 15,000। जबकि 1997 से पहले ये 2500 रुपये थी। ठीक है, 2500 रुपये थी। ओके, और ये जब जैसे कोई भी व्यक्ति, यदि कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जो राशि होती है वो जब्त की जाती है, और वो राशि कहाँ जमा होती है तो भारत की संचित निधि में जमा होती है। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 55 यानी कि 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं भारत देश के, वो उनको जो निर्वाचन के लिए कि क्या क्या उनकी मतलब शर्तें होनी चाहिए एक तरह से, तो उनका जो निर्वाचन होता है किस टाइप से होता है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं भारत देश के उनको निर्वाचित किया जाता है, अप्रत्यक्ष उनका चुनाव होता है, प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। ओके, आर्टिकल 56 यानी कि 56, आर्टिकल 56 में क्या बातें कही गई हैं, इनकी पदावधि के बारे में। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है भारत देश के, उनके जो मतलब जो पद है उनकी अवधि के बारे में दिया गया है कि इनका जो कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल वो 5 वर्ष का होगा। ओके, जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है ये अपने पद से इनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अपना जो जैसे अपना जो त्याग पत्र देना चाहते हैं ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र को सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति जी लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, कि ये मतलब प्रेसिडेंट जी उनका त्याग पत्र है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 57। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी अगर प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो एक या कई बार वो राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, और जो वह मतलब अब तक सबसे ज्यादा बार जो पद धारण किए हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार इनको मतलब इनका 2 बार ये चुनाव लड़े थे। ओके जी, और पहली बार इनको संविधान सभा द्वारा चुना गया था, फर्स्ट टाइम 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, इनको संविधान सभा द्वारा इनको निर्वाचित किया गया था। ओके, तो ये रहा 57। अब बढ़ते हैं 58 की तरफ, यानी कि जो हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी एक तरह से क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो वो ये भारत देश के नागरिक होने चाहिए, और दूसरी उनकी जो एज होनी चाहिए वो 35 यानी कि 35
उनकी जो एज होनी चाहिए 35 वर्ष की होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करने की उनमें योग्यता भी होनी चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट क्या है कि वो भारत देश के नागरिक हो, एंड सेकंड है 35 वर्ष की उनकी एज हो, एंड थर्ड है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करने की योग्यता रखते हों। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 59 यानी कि 59। इसमें क्या गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर राष्ट्रपति अपने पद को धारण करते हैं तो जैसे ही अपने पद को वो धारण करेंगे वैसे ही अगर किसी अन्य पद पे हैं या इसके अलावा किसी अन्य काम को करते हैं तो वो काम मतलब वो पद को उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए अगर 2 पद को संभालते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति केवल एक ही पद को संभाल सकते हैं, मतलब उनका जो कार्य रहेगा केवल एक ही पद पे कार्य करेंगे। शपथ के बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं भारत देश के, उनके शपथ कौन दिलवाता है और किसके द्वारा ये दी जाती है, ये सारी बातें आर्टिकल 60 में कही गई हैं। ओके, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी मतलब इनको शपथ दिया जाता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा ये इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61। इसमें क्या गया है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इनको पद से हटाया जाता है, यानी कि हटाने की जो प्रक्रिया होती है एक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया कब लागू होता है? 61 में है कि भारत देश की जो प्रेसिडेंट है उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कब लगती है? जब संविधान का अतिक्रमण होता है तब प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाया जाएगा और यह उनको 14 दिन के पूर्व ही उनको सूचित किया जाएगा कि आपको ऐसी मतलब आप संविधान का अतिक्रमण किए हैं, आपको मतलब उनको जो है कि 14 दिन पहले उनको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अगली जो पॉइंट है या फिर फैक्ट है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में कई बार मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन और पद से हटाने की प्रक्रिया में दोनों में भाग नहीं लेते। यानी कि जो विधान परिषद होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन और पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं परंतु पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उनको पद से हटाने में भी भाग मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल से। बट उनके अलावा कुछ जो हमारे प्रेसिडेंट को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, शक्ति दी जाती है या फिर एक विशेष रूप से उनको कार्य दिया जाता है कि इतनी फैसिलिटीज आपके अंदर रहेगी। ठीक है, तो एक समान शक्ति मतलब कि हमेशा जो रहने वाली शक्ति क्या है? फर्स्ट है हमारा कार्यपालिका की शक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति को कार्य शक्ति है वो फर्स्ट है हमारा कार्यपालिका की शक्ति, जो कि आर्टिकल 53 में आता है। ठीक है, सैन्य शक्ति की भी इनको सुविधा दी गई है। एंड नेक्स्ट है हमारा कूटनीति शक्ति, यानी कि कूटनीति की शक्ति, जैसे संधि समझौते होते हैं, एक देश से दूसरे देश के जो बीच में वार्तालाप होती है, ये सारे जितने भी कार्य होते हैं इनको दिए गया है। ठीक है, संसदीय शक्ति, यानी कि संसद में जितने भी शक्ति पावर होते हैं ये सारी शक्ति हमारे प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। ठीक है, प्रशासनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, यानी कि न्यायिक शक्ति, इसके अलावा
प्रशासनिक शक्ति के बारे में भी इनको एक शक्ति दी गई है। ओके, आप देख लेते हैं कि ये तो हमेशा के लिए होता है, माने सामान्य शक्ति हो गई। और सेकंड है हमारा आपातकालीन के टाइम, यानी कि जब किसी भी देश में आपातकाल लग जाता है तो इनके द्वारा दी जाने वाली शक्ति वो कौन सी है। फर्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम इनको जो शक्ति दी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 यानी कि 352 में आर्टिकल में आता है, ठीक है जी। सेकंड है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये आर्टिकल 356 यानी 356 में आता है, 356 में आता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा वित्तीय आपातकाल, यानी कि ये आर्टिकल में आता है 360 360 यानी कि आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे पूरे प्रेसिडेंट यानी कि भारत देश के राष्ट्रपति के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद एवरीवन।